हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम पार्ट टू में जो एक पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसका पास पेपर 2020 का एग्ज़ाम है, लेकिन ये हेल्ड हुआ था 2021 के अंदर। ये पेपर लिया गया था कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से। रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों स्टूडेंट ने एक साथ दिया था पेपर। तो इसके हमने बेशुमार बहुत से सवाल हल कर दिए हैं। चंद सवाल रह गए हैं जिनमें क्वेश्चन नंबर 2 भी मौजूद है, जो आपको नज़र आ रहा है। मैं अभी पढ़ता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ रहा हूँ। इन लिस्ट डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ प्रिंसिपल की फहरिस्त तैयार करें। यहाँ तक कह रही है। इन लिस्ट माने फहरिस्त तैयार करना, यानी एक लिस्ट बना, नामों की लिस्ट बनाना। डिफरेंट प्रिंसिपल, मुख्तलिफ प्रिंसिपल जो उसूल हैं रिटेन कम्युनिकेशन के, उनके नामों की फहरिस्त बनाना है। वो 7 भी हो सकते हैं, 8 भी, 9 भी, 10 भी, जितने भी हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं उनके पहले। फिर कह रहे हैं एंड एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ देम। फिर उनमें से 4 की सिर्फ वजाहत करें हम। तो पहले मैं यहाँ पे 8 मेन प्रिंसिपल्स लिखूँगा बिजनेस कम्युनिकेशन के। 8 की एक दो दो लाइन की थोड़ी सी मैं तफसील भी दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। और फिर उनमें से सिर्फ 4 को एक्सप्लेन करूंगा सवाल की हिदायत के मुताबिक। आपने भी एग्ज़ाम में इसी तरह करना है। और ये पेपर चूँकि 2021 में आया था, उसके बाद 2022 का एग्ज़ाम हुआ, अब 2023 में हो रहा है, तो लिहाजा इस 2021 के पेपर को रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं सवाल। तो आप इस पेपर की स्टडी कीजिएगा। जो मैंने सवाल हल कराए 2021 के पेपर में, इनमें से काफ़ी रिपीट हो सकते हैं सवाल। तो चलिए मैं लिस्ट बनाता हूँ, शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स of written communication। अभी मैं सिर्फ ये इसमें लिस्ट बना रहा हूँ। दर्ज झेल जो है प्रिंसिपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है, उससे मैं इनके नामों की लिस्ट बना रहा हूँ। फिर उसका आगे और 4 की वजाहत करें, फिर 4 की वजाहत करूँगा। सवाल की हिदायत के मुताबिक टू द पॉइंट में आंसर दूंगा। हैंकी पैंकी नहीं करूँगा, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर होगा। आप इसको, चूँकि अभी आपका 9 तारीख से पेपर है, पहला ये पेपर 9 मई 2023 को बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है कराची यूनिवर्सिटी से। ये कंफर्म डेट है, मेरे कंट्रोल एग्जामिनेशन से बात हुई थी, तो मैंने कंफर्म किया है कि 9 तारीख से पेपर शुरू हैं और पहला पेपर बीकॉम पार्ट 2 का बिजनेस कम्युनिकेशन का है। तो स्टूडेंट जो भी मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं और जिनका पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन का है, तो आप इन मेरे आंसर्स को आप 1-2 मरतबा पढ़ लें। ठीक है, तो मैं अब आप लिस्ट बनाता हूँ। पहला पॉइंट है मेरा लिस्ट का नंबर 1, क्लैरिटी। पहला प्रिंसिपल आपका लिख रहा हूँ यहाँ, CLARITY, क्लैरिटी। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी सी एक लाइन की वजाहत कर देता हूँ। क्लैरिटी का मतलब क्या है? दी मैसेज यानी पैगाम, मैसेज शुड बी क्लियर, should be clear the message should be cleared and easily
ये हम ईडी हटाए थे, शुड बी क्लियर एंड ईजी। जो भी आपका कम्युनिकेशन में पैगाम है, मैसेज है, वो क्लियर होना चाहिए और ईजीली आसान होना चाहिए, यानी आसान अल्फाज में लिखा होना चाहिए, उसको क्लियरिटी होनी चाहिए। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजीली अंडर स्टैंडेबल। जो आपका पैगाम है कम्युनिकेशन के ज़रिए, जो आप एक मैसेज तैयार करते हैं किसी शख्स को भेजने के लिए, तो वो मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए और आसानी से समझने के काबिल होना चाहिए। बआसानी एक मरतबा पढ़ते ही समझ आ जाए पूरी की पूरी। एंड ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय दी, किसके लिए ईजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए? बाय दी रिसिपिएंट, वसूल करने वाले के लिए। बाय द रीसी ये स्पेलिंग गलत लिख रहा था मैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। RECIPIENT, रिसिपिएंट RECIPIENT, रिसिपिएंट मैंने वसूल करने वाला, पैगाम को वसूल करने वाले के लिए जो पैगाम आप लिख रहे हैं वो क्लियर यानी साफ़ होना चाहिए और बआसानी समझने के काबिल होना चाहिए पैगाम। कौन समझेगा ये प्रोग्राम? जो वसूल कर रहा है प्रोग्राम। इट शुड नॉट बी वैग्यू मैंने जिसके दो मानी हों, जो मानी नहीं होने चाहिए। यानी आपका जो पैगाम आपने बनाया है, जिसे आप किसी को भेजना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, और जो शख्स इस पैगाम को रिसिपिएंट वसूल करने वाला वसूल करेगा, उसके लिए ये पैगाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और समझने के लिए आसान होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वैग्यू, इसके अंदर दो मानी नहीं होनी चाहिए, दो बातें नहीं होनी चाहिए जो उसको कंफ्यूज करें। शुड नॉट बी वैग्यू भी बोल सकते हैं। और दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है एम्बिगुअस, नॉट क्लियर, AMBIGUOUS, यानी पैगाम जो आप भेज रहे हैं वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए या वैग्यू नहीं होनी चाहिए, यानी दो मानी नहीं होनी चाहिए, अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सादा होना चाहिए और आसानी से पैगाम वसूल करने वाले को या पढ़ने वाले को समझने के काबिल होना चाहिए उसकी। ये मैंने थोड़ा सा क्लैरिटी, ये वजाहत नहीं है, वजाहत तो 4 पॉइंट की करनी है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ फहरिस्त यानी इसकी इन लिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने थोड़ा सा उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको समझ में आए क्लैरिटी क्या होती है। क्लैरिटी माने वाज़ा, उर्दू बोले तो वाज़ा बिल्कुल होना चाहिए। वाज़ा का मतलब तफसीली नहीं, डिटेल में नहीं होनी चाहिए। वाज़ा मतलब है वो एक क्लियर होनी चाहिए बात बिल्कुल उसके अंदर, और जो पढ़ रहा है उसको या जो वसूल कर रहा है पैगाम, उसके समझने के लायक होने चाहिए काबिलियत के मुताबिक, और उसको दो मानी नहीं होने चाहिए, यानी ना तो वो वैग्यू होने चाहिए ना वो एम्बिगुअस होने चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होनी चाहिए जो कंफ्यूज है पढ़ने वाला। ठीक है, ये मैंने इसलिए थोड़ी सी इसकी बता दी। दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रिंसिपल नंबर 2 हम लेते हैं कंसाइजनेस, CONCISE, कंसाइज हो गया ये, NESS, कंसाइजनेस मुख्तसर, कंसाइजनेस माने मुख्तसर। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ऊपर नुमाया करता हूँ ताकि आपको देख लें। अब कंसाइजनेस को भी मैं थोड़ा सा 1-2 लाइन का वजाहत कर दूँ।
डिफाइन कर दूं ताकि आपको समझ आए कंसाइजनेस क्या होती है। और फिर हम वजाहत तो 4 पॉइंट्स ही करेंगे सिर्फ। द मैसेज शुड बी ब्रीफ, मुख्तसर होना चाहिए, पैगाम आपका मुख्तसर होना चाहिए। शुड बी ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ माने मुख्तसर, शुड बी होना चाहिए मुख्तसर, शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, एंड टू दी पॉइंट, और मौजू के मुताबिक होना चाहिए, जो मौजू है उसी के मुताबिक होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। इट शुड अवॉइड, इसमें क्या हमें अवॉइड करना है? इट शुड अवॉइड unnecessary words, गैर ज़रूरी अल्फाज से हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। अननेसेसरी माने गैर ज़रूरी, वर्ड्स माने अल्फाज, अवॉइड माने हमें बचना है। ठीक है। इट शुड अवॉइड, शुड माने चाहिए, हमें गैर ज़रूरी अल्फाजों से बचना चाहिए। इट शुड अवॉइड और अननेसेसरी वर्ड, गैर ज़रूरी अल्फाज और या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन माने इत्तला, इंफॉर्मेशन। दैट में कंफ्यूज, दैट में कंफ्यूज रीडर, जिससे रीडर माने पैगाम वसूल करने वाला या पैगाम पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाए। इसमें बताया द मैसेज शुड बी ब्रीफ, पैगाम आपका या टेक्स्ट जो आपका है वो मुख्तसर होना चाहिए, एंड टू द पॉइंट, और मौजू के मुताबिक होना चाहिए। इट शुड अवॉइड, इससे बचना चाहिए, इट शुड अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स और इंफॉर्मेशन, गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन और अल्फाजों से बचना चाहिए जो दैट में कंफ्यूज दी रीडर, जो रीडर को उलझन में डाल सकते हैं या परेशान कर सकते हैं, गैर ज़रूरी अल्फाज, उनसे बचना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने जो है दो लिस्ट बन गई, मेरी फहरिस्त बन गई, क्लैरिटी हो गई, कंसाइज नहीं हो गई, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने उसकी आपकी आपकी स्टडी के लिए हल्की सी मैंने उसको डिफाइन भी कर दिया है। लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा 4 की, सवाल में 4 की एक्सप्लेनेशन मांगी है, पहले मैं पूरी इन लिस्ट कर दूं। मेरा प्रिंसिपल नंबर 3, रिटेन कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नंबर 3, करेक्टनेस। थर्ड मेरा जो प्रिंसिपल है वो है, उसकी हेडिंग है करेक्टनेस। करेक्टनेस, दुरुस्तगी, सही, दुरुस्तगी जो होती है, इसकी भी 2-3 लाइन की थोड़ी सी आपको डिफाइन कर देता हूँ। द मैसेज शुड बी द मैसेज should be the message should be
एक्यूरेट, पैगाम दुरुस्त होना चाहिए। एक्यूरेट, दुरुस्त बोल लो, सही बोल लो, एक्यूरेट होना चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम एरर, और गलतियों से पाक होना चाहिए। एंड फ्री, पाक होना चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम एरर माने गलतियाँ, और गलतियों से पाक होना चाहिए। जो पैगाम आप भेज रहे हैं वो पैगाम शुड बी एक्यूरेट, दुरुस्त होना चाहिए और गलतियों से पाक होना चाहिए। इंक्लूडिंग ग्रामेटिकल, जो गलतियाँ होती हैं उसमें, इंक्लूडिंग ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक, इंक्लूडिंग ग्रामेटिकल डबल एम, ग्रामेटिकल, हमने आधा यहाँ पे वर्ड लिखा, बकिया वर्ड को यहाँ पूरा करा। ग्रामेटिकल, इंक्लूडिंग ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो स्टूडेंट ये हमारे 3 प्रिंसिपल हो गए आपके सामने। प्रिंसिपल नंबर 4 लिखते हैं। देखें आपको नज़र आ रहा है, ऐसा ना हो आपको नज़र ना आ रहा हो। प्रिंसिपल नंबर 4, ये तीनों में उम्मीद है समझ गए होंगे। पहला मैंने क्लैरिटी, वाज़ा होना चाहिए। दूसरा कंसाइसनेस, मुख्तसर होना चाहिए। तीसरा मैंने लिखा है प्रिंसिपल करेक्टनेस, दुरुस्त होना चाहिए। अब चौथा प्रिंसिपल लिख रहा हूँ मैं, कंप्लीटनेस, मुकम्मल होना चाहिए। कंप्लीटनेस यानी मुकम्मल होना चाहिए। वो पैगाम आपका मुकम्मल होना चाहिए। इसकी भी 2-3 लाइन के अंदर वजाहत कर, वो मुख्तसर वजाहत कर देता हूँ। बाकी जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो तो 4 पॉइंट की देनी है या लिस्ट बनने के बाद। द मैसेज शुड कंटेन The message should contain माने शामिल होना। The message should contain all the necessary information required by the recipient, RECIPIENT, ये इसकी स्पेलिंग है। रिसिपिएंट माने पैगाम वसूल करने वाला या पैगाम पढ़ने वाला जो होता है, जिसके आप पहुँचता है पैगाम। टू अंडरस्टैंड and act upon it। ये 4 की फहरिस्त बन गई है हमारे पास। इन लिस्ट हो गए 4 पॉइंट, 4 और बाकी हैं, लेकिन मैंने साथ में
थोड़ी सी एक दो दो तीन तीन लाइन की इसकी इंग्लिश के अंदर भी वजाहत की है। द मैसेज शुड कंटेन, पैगाम के अंदर शामिल होने चाहिए ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तमाम ज़रूरी इतलात रिक्वायर्ड बाय द रिसिपिएंट, जो पैगाम को वसूल करने वाले को मतलूब है, टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन इट, जिसको वो समझ सके और उस पर अमल कर सके। ठीक है, ये 4 हमारे प्रिंसिपल हो गए हैं। हम 8 प्रिंसिपल लिखवाएंगे, 4 प्रिंसिपल अभी और बना लेते हैं लिस्ट के। उसके बाद 4 की हम उनमें से 4 की हम एक्सप्लेनेशन देंगे। नंबर 5 हम ले लेते हैं कटीसी, COURTESY, कटीसी यानी शाइस्तगी। दी मैसेज should be polite and respectful। पोलाइट माने शाइस्ता, पैगाम पोलाइट होने चाहिए, एंड रेस्पेक्टफुल, एंड रेस्पेक्टफुल, और अदब एहतराम उसमें मौजूद होना चाहिए। इन टून, जो आपकी बात करने का लहजा है वो अदब एहतराम के साथ होना चाहिए और नरम होना चाहिए, पोलाइट, इसको बोलते हैं कटीसी। ठीक है, इन टून, टून माने आपका लहजा। इन टून, पैगाम के अंदर जो आपका लहजा है, जो आपकी टून है, वो अदब एहतराम के साथ होनी चाहिए और नरम होने चाहिए, पोलाइट होने चाहिए। ठीक है, इवन इन सिचुएशन, हालत, इवन माने भी, इन सिचुएशन, हालत में भी, इवन इन सिचुएशंस, हालात, सिचुएशंस वेयर द मैसेज, जहाँ, वेयर द मैसेज माने पैगाम, जहाँ पैगाम में कन्वे भेजा जा सकता है। कन्वे माने पहुँचाना या भेजना, में कन्वे, यहाँ लिख देता हूँ आगे, में कन्वे, जहाँ पहुँचाया जाए। वेयर द मैसेज में कन्वे नेगेटिव फीडबैक, फीडबैक माने जवाब, और क्रिटिसिज्म और तनकीद, क्रिटिकिज्म
यानी ये बता रहे हैं कि जो पैगाम आप भेज रहे हैं रिसिपिएंट को, रीडर को, उस पैगाम को कर्टीसी होनी चाहिए पैगाम की, यानी वो नरम, उसका लहजा टोन जो है नरम होनी चाहिए और रेस्पेक्ट के मुताबिक होनी चाहिए, एहतराम के साथ होनी चाहिए। इवन इन सिचुएशन, ऐसी हालत में भी जहाँ वेयर द मैसेज में कन्वे निगेटिव फीडबैक, वहाँ भी आप इसी तरह भेजें जहाँ से आपके मैसेज का नेगेटिव जवाब मौसूल हो रहा है आपको, वहाँ भी आपकी टोन जो है पोलाइट नरम होनी चाहिए और जो है अदब एहतराम के साथ होनी चाहिए। या आपके फीडबैक पे या आपके मैसेज पे तनकीद की जा रही है, आप इससे जो है परहेज़ करिए कि ख्वाह कितनी भी तनकीद हो आपके मैसेज पे, लेकिन आपकी टोन जो है पोलाइट, नरम एंड रेस्पेक्टफुल, अदब एहतराम के साथ होनी चाहिए। यह है कटीसी। ठीक है, उसूल प्रिंसिपल जो है, ये कटीसी प्रिंसिपल में ये चीज़ आती है। जो मैसेज पैगाम बनाया जा रहा है, वो पैगाम जो है उसमें जो आपका लहजा है, लिखने वाले का, बोलने वाले का जो लहजा है, वो लहजा यानी टोन जो है वो नरम होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए एंड रेस्पेक्टफुल और काबिल एहतराम होनी चाहिए। इवन इन सिचुएशन, और ऐसी हालत में भी जहाँ वेयर द मैसेज में कन्वे निगेटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म, जहाँ आपके पैगाम के ऊपर जो है मनफी जवाब आए या उस पर तनकीद आए, मनफी तनकीद हो उसके ऊपर, तो वहाँ भी आपका पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टोन होनी चाहिए। तो ये हमारी लिस्ट नंबर 5। मैं अब इसको सोच रहा हूँ यहीं पे 6 पे एंड कर दूँ। 6 इम्पॉर्टेंट है, बाकी दूसरे जो हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 6 छठा ले लेता हूँ मैं, कंसिडरेशन, गौर, कंसीडरेशन। कंसिडरेशन माने गौर, जो पैगाम बना अच्छी तरह गौर सोच विचार के साथ होना चाहिए। द मैसेज शुड टेक इनटू अकाउंट द मैसेज should take into account the message should the recipients needs, पैगाम शुड टेक इनटू अकाउंट द रिसिपिएंट नीड्स, जो आप पैगाम बना रहे हैं, जो पैगाम को वसूल करने वाले के लिए उसकी नीड्स के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट, इसके इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। इंटरेस्ट पढ़ने वाले रिसिपिएंट के इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। और हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन, या हम कह सकते हैं एंड रीडर, रिसिपिएंट पढ़ने वाले के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी होना चाहिए। और एंड शुड बी रिटेन, और तहरीरी होना चाहिए। शुड बी रिटेन इन अ वे दैट, इस तरह के in a way that is relevant and useful to them, is relevant भी मुतालिक भी हो, relevant भी हो, मुतालिक भी हो, and useful to them, और मुफीद भी हो उनके लिए।
एंड यूज़फुल टू देम, और उनके लिए मुफीद भी हो। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे और भी हैं, 8 9 10 भी कर सकते हैं, 11 12 भी कर सकते हैं, लेकिन वक्त एग्ज़ामिनेशन के वक्त के मुताबिक हम यहाँ पे 6 ही लिस्ट बना रहे हैं। आपको इतनी भी आप बना देंगे तो एग्ज़ामिनेशन में एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मेन जो प्रिंसिपल्स हैं वो यही हैं जो मैंने लिखे हैं। बाकी इनमें और भी थोड़ा बहुत इजाफा हो जाएगा, कुछ और भी प्रिंसिपल। अब चूँकि हम इसलिए और प्रिंसिपल को नहीं बढ़ा रहे हैं, चूँकि हमसे कहा गया है कोई 4, जो किसी 4 इनमें से 4 की वजाहत करें। अब हम 4 लेते हैं, इनमें से उसकी वजाहत में टाइम लगेगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ 4 प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, तो अब 4 की हम वजाहत करते हैं। ऊपर जो हमने 6 बयान करे हैं उनमें से 4 उठा लेते हैं उनकी वजाहत के लिए। ठीक है। नंबर 1 पहले ले लेते हैं हम। सबसे पहले क्लैरिटी, जो सबसे पहले वजाहत करी हमने, क्ले वाजा, जिसका मतलब है क्लैरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम थोड़ा वजाहत करते हैं। लंबी वजाहत नहीं करेंगे, लेकिन इतनी करेंगे कि आराम से ये समझ में आ जाए क्लैरिटी। क्लियर कम्युनिकेशन क्लियर कम्युनिकेशन इज essential, clear communication is essential in written communication, कम स्पेलिंग का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश ड्राफ्टिंग का पेपर है। इसमें स्पेलिंग ग्रामर सबका ख्याल रखिएगा लिखते वक्त। फुल स्टॉप। क्लैरिटी हमने लिखा क्लियर कम्युनिकेशन, यानी साफ शफाफ जो है कम्युनिकेशन, यानी ख़त किताबत जो आपकी है, इज़ इसेंशियल, लाजमी है इन रिटन कम्युनिकेशन में, लाजमी होती है, साफ शफाफ होनी चाहिए। क्लैरिटी यानी वजाहत या वाज़िया। क्लैरिटी इंश्योर दैट, क्लैरिटी इस बात की यकीनदानी कराती है कि इंश्योर्स दैट द मैसेज इज द मैसेज is easily understandable, easily understandable and free from
एंड फ्री फ्रॉम एम्बिगिटी। एम्बिगिटी ये हम फुल स्टॉप डाल लेते हैं, मतलब एक क्लियर कम्युनिकेशन यानी साफ शफाफ जो कम्युनिकेशन है, राब्ता जो है आपका, इज़ इसेंशियल लाजमी होता है इन रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। क्लैरिटी वजाहत या वाजा जो है इंश्योर्स, क्लैरिटी इंश्योर कराती है, यकीनदानी कराती है कि द मैसेज इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल, पैगाम जो है आसानी से समझने के काबिल है, एंड फ्री फ्रॉम एम्बिगिटी, और हर किस्म की एम्बिगिटी से पाक है। एम्बिगिटी माने दो मानी, तीन मानी, दो मानी, यानी एक मानी नहीं हो, दो मानी हो, दूसरी मानी भी इसके साथ हो, एक साथ में आदमी कंफ्यूज जाएगा कौन सी मतलब सही है कौन सा गलत है। जिसके ज़्यादा मीनिंग हो वो एम्बिग्युइटी होती है, एक से ज़्यादा मीनिंग हो तो, ठीक है। वैन जब, वैन राइटिंग अ मैसेज, वैन राइटिंग आ मैसेज, जब एक पैगाम लिखते हैं, वैन राइटिंग अ मैसेज जब पैगाम लिखते हैं, कॉमा इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हैम होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज सिंपल, ये बात हैम होती है कि टू यूज इस्तेमाल करें, सिंपल सादा, सिंपल लैंग्वेज, ज़बान, सादा लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, कोई मुश्किल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करें, ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें, सिंपल लैंग्वेज, एंड अवॉइड टेक्निकल जर्गन, एंड अवॉइड, और परहेज करें, एंड अवॉइड माने परहेज करें, एंड अवॉइड टेक्निकल, तकनीकी नोयत का, टेक्निकल जर्गन, मुश्किल अल्फाज जो होते हैं उनसे बचें, जर्गन और कॉम्प्लेक्स टर्म्स, और कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा टर्म्स, इस्तिलाहात और पेचीदा इस्तिलाहात से अवॉइड करें। द मैसेज शुड बी, सब लगा दिया, द मैसेज शुड बी स्ट्रक्चर्ड, ढांचा जो होता है उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड लॉजिकली, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मंतकी होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए, लॉजिक के मुताबिक, लॉजिकली, एंड प्रेजेंटेड इन अ वे एंड presented in a way and presented that is easy, that is easy to follow। तो स्टूडेंट ये हमने वजाहत काफ़ी है इसकी, क्लैरिटी पॉइंट जो था आपका, जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी
उसमें पहला पॉइंट क्लैरिटी था, जो होती है वाज़े। तो इसको हमने आपके सामने तर्जुमा भी करके बताया है, उसका मतलब भी बताया हर वर्ड का। तो हम चलते हैं सेकंड, कंसाइसनेस। सेकंड वजाहत करते हैं, CONCISE, कंसाइज, NESS, ये सेकंड है हमारा। कंसाइसनेस क्या होता है? कंसाइज माने मुख्तसर, मुख्तसर करना। कंसाइजनेस इज another important principle conciseness is another important principle of written communication। एक बार पढ़ दो। ये पॉइंट नंबर मेरा 2 में चल रहा है। इट इंश्योर दैट, इस बात की यकीनदानी कराई जाती है कि द मैसेज इज़ ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, पैगाम जो है वो मुख्तसर और टू द पॉइंट है। एंड डज नॉट कंटेन, उसमें शामिल नहीं होती अननेसेसरी और इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन, गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लिका इंफॉर्मेशन ऐसे पैगाम में शामिल नहीं होती। वैन राइटिंग अ मैसेज, जिस वक्त एक पैगाम बनाते हैं आप लिखते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी क्लियर, ये साफ शफाफ करने के लिए ज़रूरी है दिमाग को। एंड कंसाइज, टू बी क्लियर होने चाहिए, एंड कंसाइज होने चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह अहम है कि टू बी क्लियर, जो आप पैगाम बना रहे हो क्लियर हो, एंड कंसाइज मुख्तसर हो, एंड अवॉइड यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, और बहुत सारे अल्फाजों को इस्तेमाल करने से बचा जाए, और रिपीटिंग दी सेम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, करेक्टनेस, जिसमें बताया करेक्टनेस इज़ क्रूशियल इन राइटिंग। क्रूशियल माने इम्पॉर्टेंट, करेक्टनेस जो है दुरुस्त की जो है राइटिंग में इम्पॉर्टेंट होती है, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन होती है। द मैसेज शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, गलतियों से पाक होना चाहिए मैसेज। एरर्स हो गई आपकी, शुड, इसमें इंक्लूडिंग होती है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एंड spelling mistake, mistakes when writing a message, when writing a message, it's important to it's important it's important to proofread
proof read proofread it carefully it carefully to ensure that to ensure that it is correct it is correct and error free and error free using correct punctuation using correct punctuation and formatting can also help to can also help to improve the readability read ability and clarity of the message. Of the number 4 आखिरी explanation completeness मुकम्मल जामा completeness ensure that ensures that the message contains the message contain माने शामिल है all the necessary information required by the required by the recipient to understand and act upon it to understand and act upon it. The writing a message
it's it's important to include to to include all relevant information, all relevant information such as dates, जैसे कि सच एज डेट, तारीखें, डेट्स, टाइम्स वक्त, औकात, औकात हो गए टाइम्स, लोकेशन जगह, लोकेशंस एंड एनी अदर डिटेल other and any other details that may be necessary for recipient, recipient, for the recipient to take action or make a decision the message should be structured logically and presented in a way that is easy to follow. easy to follow. तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो चुका एंड एग्जामिनेशन पॉइंट के मुताबिक सवाल पूछा गया था, उसका हमने टू दी पॉइंट आंसर दे दिया है। ठीक है, हमने यहाँ 6 प्रिंसिपल लिखे हैं, प्रिंसिपल और ज़्यादा भी हैं क्योंकि इन्होंने जो है अगर हम लिस्ट बड़ी बनाते तो हमने 6 की लिस्ट बना के, क्योंकि हमें 4 की वजाहत करनी थी इसलिए हमने 4 की वजाहत कर दी। लेकिन ये ही इम्पोर्टेंट जो मैंने 6 प्रिंसिपल लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी मैसेज को तैयार करने में, बनाने में, ये प्रिंसिपल जो है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस लेक्चर को सुने, बार बार देखें और अपने एग्ज़ाम की जो 9 तारीख को ये पेपर है कराची यूनिवर्सिटी से आने वाले जो दिन हैं 9 मई 2023 को दोपहर 2 बजे बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है। कराची यूनिवर्सिटी ने जो शेड्यूल जारी किया है बीकॉम पार्ट 2 के एग्जामिनेशन का, उसके मुताबिक तो मैंने ये लेक्चर बना दिया है। ये मेरा पास पेपर चल रहा है, 2021 के अंदर आया था, उसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हल कर दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 बाकी था, ये हल कर दिया। अभी भी 2-3 सवाल और बाकी हैं, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता कर दूँगा। तो आप इस्तेफादा करें इससे, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इम्तहान में पास हो जाए अच्छे नंबरों के साथ। तो
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेक्चर चूँकि बहुत बड़ा हो गया है, जवाब पूरा लिखना था इसलिए बड़ा हो गया है। आप पूरा लेक्चर को देखें, सुने, 2-3 मरतबा मेरा लेक्चर सुन लें, आप इम्तहान में खुद ही लिख लेंगे। शुक्रिया।